सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 780वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करते हैं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं अभी शर्मा सर। डॉक्टर अभी शर्मा सर MD एवं PhD हैं। वे चौथी पीढ़ी के होम्योपैथ हैं और वर्तमान में एनमैन होम्योपैथिक क्लिनिक में वरिष्ठ होम्योपैथिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के एनाटॉमी विभाग में अतिथि व्याख्यात के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को मेरे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार स्वप्निल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें आज का टॉपिक चूज करने के बारे में बताना चाहूंगा। टॉपिक चूज करने का आज का जो था मेरा, वो ये था रीजन कि मैं चाहता हूं कि जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स अब आ रहे हैं, जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो नए हम लोगों के साथ में जो जुड़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको ये पता हो कि होम्योपैथी का जो सार है, जो होम्योपैथी की आत्मा है, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही है। वो कहीं से कहीं तक भी नहीं बदली जा सकती। पर जब हम होम्योपैथी के साथ में अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उस अलाइड सब्जेक्ट्स को पढ़ने का क्या रीजन होता है? जब हम इस चीज को पहचानेंगे तभी हम आगे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन पाएंगे। अभी मैं फिलहाल 10 मिनट पहले मैं अभी अपना इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक अभी रील आई है जहां पे मैं देख पा रहा था कि एक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, एक पेशेंट को देख रहा था और उस पेशेंट को सामने बैठे बैठे कार्डियक अरेस्ट आया और उस डॉक्टर ने अपना CPR वहीं पे ही शुरू किया और करने के बाद में उस पेशेंट की जान बचाई। कमेंट्स में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे कई लोग लिख रहे थे कि अरे ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसको नहीं पता ये CPR दे रहा है या CRP दे रहा है। पर नीचे जब आप जाएंगे दो चार कमेंट्स, वहां पे ये भी लिखा हुआ था डॉक्टर्स के ही अपना द्वारा कि कुछ भी लिख कर रहा हो और कैसे भी कर रहा हो, CPR का मतलब है कि हमारे को मरीज की जान बचानी है किस भी तरीके से। और अगर वो उस चीज में सक्सीड हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत जरूरी और बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे को बस 1 सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा इससे पहले। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यस सर। आज का जो टॉपिक है वो है कि कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा के बीच में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इस टॉपिक को हम क्लिनिकली प्रेजेंट करके दिखाएंगे कि कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा कितने ज्यादा सिमिलर डिजीजेस लगते हैं, पर दोनों के दोनों बिल्कुल अलग हैं। दोनों के दोनों का रीजन बिल्कुल अलग है और दोनों को दोनों का जो हमारे सिम्टम्स हैं वो एक साथ एक समान होकर भी बिल्कुल अलग है। तो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कार्डियक अस्थमा एंड ब्रोंकियल अस्थमा, अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जब हम ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस प्रेजेंटेशन के बाद क्या चीज बता पाएंगे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, हमारे को कार्डियक अस्थमा की एक क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा, हमारे को ये पता होगा, एक स्पेसिफिक आपको आइडिया होगा कि कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा किस तरीके से अलग होता है। और लास्टली, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, कि क्यों होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस तरीके की दो बहुत ही ज्यादा सिमिलर बट डिफरेंट डिजीजेस के अंदर एलोपैथिक डॉक्टर्स से ज्यादा बेहतर रहते हैं। इनके पास में हमेशा तुरप का इक्का होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास में क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से। तो ये पहला जो केस था, ये जब मेरे क्लिनिक पे आया
तो मेरे सामने कुछ फोर्थ ईयर के बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि सर 15-20 मिनट में हमारे को रेस्पिरेटरी सिस्टम का ना आप वो पूरा प्रोसीजर अपना बता दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम इंस्पेक्शन वगैरह कैसे करते हैं, और ऑस्कल्टेशन हमें नहीं आता वो हमें बता दीजिएगा। तो हम 15-20 मिनट में वही अपना सारी चीजें बात कर रहे थे, सारी चीजें बताई गई, क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ सिग्निफिकेंस है। और यही बात करते करते बच्चों ने बोला कि सर ये केसेस कहाँ पे मिलते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, ऐसे केसेस तो मिल ही नहीं पाते जहां पे हमारे को स्ट्राइडर और जहां पे हमारे को ये सारी के सारे अपना जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं ये हम सुन पाए। यही बात हो रही थी कि एक पेशेंट एंटर होता है क्लिनिक पे, मेल पेशेंट 47 इयर्स का, इमरजेंसी कंडीशन में जब अपना क्लिनिक में चेंबर में एंटर होता है, उसने किसी से कुछ नहीं पूछा कि कहाँ बैठना है क्या बैठना है, उसने जहां जगह देखी वहां पे एकदम से बैठ जाता है। और उसके हाव भाव से हमारे को समझ में आ रहा था कि ये पेशेंट बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में है। देखने पे हम ये बता पा रहे थे कि वो पेशेंट पसीने से तरबतर है, सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो अपनी ओरिएंटेशन भी खो चुका है, उसको नहीं पता उसका पैर किधर जा रहा है, वो बैठ कितनी आराम से रहा है या धीरे से रहा है, और उसको फिजिकल अपीयरेंस का कोई भी 1% फर्क नहीं पड़ रहा था। पेशेंट की अटेंडी से पूछा गया कि ये तकलीफ क्या है ये बताइए। तो पेशेंट की अटेंडी ने हमें बताया कि इनको सुबह से बहुत ज्यादा खांसी आ रही है डॉक्टर साहब, खांसते हैं तो अंदर से बलगम तो बहुत भरा है छाती में, पर वो निकल बिल्कुल नहीं पा रहा है, और खांसते खांसते पेशेंट सुबह से बहुत परेशान है। इस खांसी की वजह से अब पेशेंट को सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। पेशेंट इतना ज्यादा पसीने में था कि उसकी पूरी शर्ट, उसकी बनियान और उसकी पैंट तक भी पसीने से तरबतर थी। और पेशेंट सिर्फ एक बात बोल पा रहा था, वो भी समझा पा रहा था हमारे को कि जो ये पंखा चल रहा है ये मेरी तरफ कर दीजिए और इसकी हवा सीधी मेरी तरफ आते रहना चाहिए। और वो उसकी अटेंडी ने बोला है कि डॉक्टर साहब आपकी जो 2 सीढ़ियां हैं इसको चढ़ने में भी पेशेंट ने बोल दिया कि मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा है, वो वहां पर भी बैठे हैं और फिर दोबारा से अपना वापस अंदर आके सीधा यहाँ पर आए हैं, उनको वेटिंग रूम में भी नहीं बिठाया गया। तो जब इस तरीके का पेशेंट आया तो पेशेंट के अंदर, अच्छा एक और चीज हमारे को जो देखने को मिली वो थी कि पेशेंट इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा एंशियस था कि इसका थूक गिर रहा था बार बार नीचे, पर इस पेशेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पेशेंट ये कह रहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कैसा दिख रहा हूं क्या दिख रहा हूं, मुझे सिर्फ सही कर दो। जनरली जब हम अस्थमा के पेशेंट्स में देखते हैं कि हम पेशेंट को अगर बिठा के रखें, हम पेशेंट को थोड़ा सा आराम करने का मौका दें, तो पेशेंट सही लग उसको थोड़े समय के बाद में सही लगने लगता है। पर इस पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं था। 10-15 मिनट बीतने के बाद में भी पेशेंट को अंदर से, पेशेंट की शक्ल पे जो वो एंजाइटी थी, वो एंशियसनेस थी, वो नहीं जा पा रही थी। तो पेशेंट ने एक बारी हिम्मत करके बोलना शुरू किया। जब मैंने उसको बोला बताइए सर, आप बताइए क्या तकलीफ हो रही है, तो पेशेंट ने एक शब्द बोलता और फिर सांस लेता, थोड़ी सी खांसी करता, फिर एक शब्द बोलता, फिर सांस लेता, फिर थोड़ी सी खांसी करता। इस तरीके से वो मुझको अपनी बात बतला रहा था। और चेहरे के हाव भाव से आपको पता लग रहा था पेशेंट का कि पेशेंट इतना ज्यादा एंशियस है, वो इतनी ज्यादा परेशानी में है कि वो उसके चेहरे पे साफ झलक रही। पेशेंट ने बहुत हिम्मत करके पहले जो शब्द मुझको बोले, बोले कि सर मुझको पहले एक ऐसी दवा दे दो ताकि मैं सांस ले पाऊं, मुझको पहले ऐसी दवा चाहिए कि मेरे को सांस आ जाए, मेरे को सांस लेने में बड़ी इस टाइम तकलीफ हो रही है। मैंने पेशेंट को बोला कोई बात नहीं, दवा देते हैं, रुकिए। पेशेंट को का बीपी नापा गया, पेशेंट का बीपी 180/110 mmHg था। पल्स रेट नापा गया तो पल्स रेट 109 पर मिनट था, और सैचुरेटेड ऑक्सीजन 92% थी, और अपना जिसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर बैठने पे। ऑस्कल्टेट करके जब हमने देखा तो पेशेंट के दोनों लंग्स में बहुत अच्छी वीजिंग की साउंड आ रही थी, और
देखने पे भी एक चीज पता लग रही थी कि जब पेशेंट सांस अंदर ले रहा है तो उसको बहुत, मतलब बहुत थोड़ी सी सांस अंदर ले रहा है, और जब बाहर छोड़ता है तो उसे बहुत एक्सर्शन करना पड़ रहा है, जिसी की वजह से उसकी लार चल रही थी। तो ऑस्कल्टेशन पे हमने देखा कि बाइलेटरल व्हीजिंग की साउंड्स थी पेशेंट के अंदर, और हैवी एक्सपायरेशन विद शैलो इंस्पिरेशन हमने इस पेशेंट के अंदर पाया। जब पेशेंट की इतनी बुरी हालत थी तो पेशेंट को पहले पूछा गया कि आपकी कोई बीपी की, शुगर की कोई दवा चलती है, आपकी कोई अस्थमा की दवा चलती है? उसने साफ मना किया, मुझे पहले दवा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम पे मैंने पेशेंट को कार्बोवेज 200 दी। इस टाइम तक पेशेंट का पूरा केस नहीं लिया गया था, ये इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शन थी। जो मुझे दिखाई दिया, जिस तरीके की पेशेंट मुझे दिखाई की हालत दिखाई दी, उसी हिसाब से मैंने इस पेशेंट को कार्बोवेज 200 ओरली सीधा अपना जबान पे 2 बूंदे डाल दी, और पेशेंट को बाहर वेटिंग रूम में बैठने के लिए बोला कि आप थोड़ा सा बाहर बैठिए, बाहर बैठ के थोड़ा सा सुस्ताइए, मुझे 10-15 मिनट दीजिए, 10-15 मिनट में हमारे को पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। और जो बच्चे यहाँ पे थे, जो इंटर्न्स थे यहाँ पे क्लिनिक पे, उनको बोला गया इस पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि इसका ये कम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा तो ज्यादा तकलीफ इस पेशेंट को हो सकती है, इवन हार्ट अटैक या फिर इंफाक्शन वगैरह की तरफ ये पेशेंट हमारा जा सकता है। तो पेशेंट जब बाहर बैठा तो बाहर से 15-20 मिनट बाद में अपना जो इंटर्न्स थे वो आए, उन्होंने बोला कि सर वो बुला रहे हैं आपको। तो मैं जब बाहर गया, मैंने बोला हाँ कैसा फील कर रहे हैं आप? तो पेशेंट ने मुझे बोला कि सर पहले से तो बेहतर फील कर रहे हैं, सांस थोड़ी आ रही है पर अभी भी पूरी तरीके से नहीं है, मैं 10% ही बेहतर हूँ। तो मैंने पेशेंट को देखा, पेशेंट की जो एंग्शियसनेस थी, जो चेहरे के हाव भाव हैं, वो बता देते हैं मरीज का कि मरीज कैसा फील कर रहा है। तो मरीज थोड़ा सा ही वॉज एट पीस, थोड़ा शांति था, उसको थोड़ा सा रेस्ट पे था। तो मरीज को हमने कहा कि कोई बात नहीं, अभी भी आप थोड़ा सा रुकिए, अभी दवा कर दी है, दवा नहीं जल्दी से अपना देंगे दोबारा, इसका असर अभी रहता है, अभी चेंज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बैठिए बाहर। बैठने के बाद में पेशेंट को दोबारा से 10-15 मिनट बाद पूछा गया, तो पेशेंट ने कहा हाँ अभी मैं पहले से थोड़ा बेहतर हूं। तो पेशेंट को अंदर बुला के होम्योपैथिक परफॉर्मा के थ्रू उसका केस ले लिया गया। पर अभी भी ये नहीं कह सकते थे कि पेशेंट को अस्थमा है या क्या है। हिस्ट्री पे हमारे को आ रहा था कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया है, सेचुरेटेड ऑक्सीजन कम जा रहा है, वीजिंग की साउंड है, कोई भी पहले की हिस्ट्री नहीं है इस पेशेंट को अस्थमा की या शुगर की या किसी चीज की। ये आ रहा था कि ये 90% केस कार्डियक अस्थमा का है, पर अभी भी श्योरिटी नहीं थी कि श्योर अभी नहीं है कि ये अस्थमा है या कार्डियक अस्थमा है। तो पेशेंट को बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आप ये वाली जो अपना दवा है, इस दवाई को कार्बोवेज 200 को हाफ ड्राम में इनको ग्लोब्यूल्स में बना के दे दिया गया, और इनको बोला गया आप इस दवा को अपने पास रखिएगा, अगर रात को कोई ऐसी तकलीफ हुई तो आप बिल्कुल इस दवा को ले लीजिएगा, अगर ज्यादा तकलीफ हुई तो आधा आधा घंटे बाद भी ले सकते हैं, ये आप अपना लीजिए और अपने ये टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट के दवा दे पाना बहुत मुश्किल था। इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शन हो चुकी थी, वो सिलेक्ट भी हो चुकी थी, पेशेंट को आराम भी हो चुका था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा श्योर था कि पेशेंट को रात को ऐसा कोई तकलीफ नहीं होगी। ब्लड प्रेशर नापा तो ब्लड प्रेशर भी पहले के बनिस्पत थोड़ा सा कम हो गया था। उस टाइम पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर था वो अराउंड 150/98 या 96 था। जो अपना सिस्टोलिक प्रेशर था वो काफी कम आ गया था, डायस्टोलिक सिग्निफिकेंटली तो नहीं आया था बट फिर भी ठीक था। तो पेशेंट को कार्बोवेज 200 दे के भेज दिया गया। पेशेंट को बोला गया कि एक आप अपना चेस्ट एक्सरे करवाओगे और अपने ब्लड टेस्ट जो रूटीन है वो करवा के आप हमारे पास में कल आओगे। पेशेंट ये टेस्ट करवा के आता है। तो पेशेंट के अपना ये टेस्ट करवाने के बाद में हम देखते हैं कि पेशेंट ये रिपोर्ट लेकर के हमारे पास में आता है। तो अगर आप चेस्ट एक्सरे की फिल्म देखेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे कि जो चेस्ट एक्सरे है वहां पे हमारा जो सीपी एंगल है वो क्लियर है, बाकी जो हमारा अपना मीडियस्टाइनल एंगल है वो भी क्लियर है। इतना कुछ हमारे को अपना लंग की जो हमारी फील्ड है उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये केस थोड़ा सा अलग था।
क्योंकि जनरली कार्डियक अस्थमा के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी हाइपरट्रॉफी हमारे को मिलती है, ये जो है ये बहुत ज्यादा डिस्प्लेस्ड होता है। पर यहाँ पे पेशेंट का राइट साइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिल रहा था। इसका मतलब इसका राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हुई थी, जो कि आपको अपना जो चेस्ट एक्सरे है वहां पे देखने को मिलता है। वहां पे ये अपना जो अपना रेडियोलॉजिस्ट है वो भी यही लिखते हैं, देयर इज अ प्रोमिनेंस इन द राइट हार्ट बॉर्डर, द कार्डियक शैडो अपीयर्स अदरवाइज नॉर्मल, सजेस्टेड 2D echo फॉर कोरिलेशन। बाकी जो डायफ्राम है वो बिल्कुल सही है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल सही है, हाइला भी सही है, थोड़े बहुत कैल्सिफाइड अपना ग्रैन्युलोमास या पैची अपना लीनियर रेडियो ओपेसिटी है, जो कि जनरली मिल जाती है इस एज के अंदर। तो हमने पेशेंट को बोला कि अब हमें एटलीस्ट इतना तो पता है कि आपको ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है, आपके लंग्स ठीक हैं, हार्ट जो है वो बढ़ा हुआ आया है। टेक्निकलिटी है कि ये हार्ट इधर की तरफ से नहीं बढ़ता है, बट आपका राइट साइड का हार्ट बढ़ा हुआ आया है। पेशेंट को एडवाइस किया गया कि आप अपना 2D एको करवाइए और इसको करवाने के बाद में 1 से 2 दिन में वापस आइए। पेशेंट का रात को फोन आता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करिए पर मैं 2D एको नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, मुझको डर लगता है, मैं बिल्कुल नहीं करवा सकता हूं, मेरे से नहीं होगा। हमने उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी, पर वो अंत में जाके सिर्फ एक ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी पे आया, जो कि अपना हमारे को पता था अब नॉर्मल ही आना है। वहां पे ये नहीं पता लग पाया कि बेसिकली पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट की जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एफिकेसी है वो कितनी आई है या क्या आई है, या फिर हार्ट के अंदर और कोई तकलीफ आई है या नहीं आई है। बट पेशेंट इस टाइम पे एको के लिए नहीं मान रहा था। ये जो पेशेंट है इसके बारे में कुछ चीजें और बतानी जरूरी है कि पेशेंट एक तो बहुत ही ज्यादा ओबीस था। पेशेंट ओबीसिटी की वजह से मुझे ये लग रहा था कि पेशेंट की जो ब्लड रिपोर्ट है उसके अंदर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये पेशेंट डायबिटिक हो सकता है, इसका लिवर कुछ खराब मिलेगा, हो सकता है इसकी किडनी के अंदर कोई तकलीफ आए। पर इस पेशेंट की इतनी ज्यादा खराब रिपोर्ट नहीं आई थी। पेशेंट बॉर्डर लाइन डायबिटिक मिला, और बस इसकी जो राइट बॉर्डर ऑफ द अपना हार्ट है, जो कि राइट एट्रियम है, वो बढ़ा हुआ हमारे को मिला। लंग एक्सरे के अंदर भी, चेस्ट एक्सरे के अंदर भी हमारे को और कुछ ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। बट कार्बोवेज 200 जो हमने उसको पिछली बारी दी थी, वो कार्बोवेज 200 ने जितना अपना काम करना था उसने कर दिया। पेशेंट का रात ही को मेरे पास में फोन आता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई अब काम कर नहीं रही है, क्योंकि मेरे को ये दोबारा से तकलीफें होनी शुरू हो गई हैं, और ये मुझे जो तकलीफें हैं, मैं जैसे ही चलता हूँ या चलने की कोशिश करता हूँ मुझे खांसी आती है, और वो इतनी आती है कि मैं रात भर सो नहीं पाता, इतनी आती है कि मैं रात भर लेट भी नहीं पाता। और डॉक्टर साहब मेरे कमरे के साथ में जो जुड़ा हुआ मेरा बाथरूम है, मैं वहां तक भी बिल्कुल नहीं जा पा रहा हूं। पेशेंट को कार्बोवेज देने के बाद में आराम तो आया था, पर अब उसके जो सिम्टम्स थे वो थोड़े और क्लियर हो गए थे। पेशेंट ने एक सिम्टम जो मुझको बताया, उसने बोला कि सर मुझको आराम करने दो, अगर मैं हिलता हूं या डुलता हूं तो मुझको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, मैं अपने बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि वहां तक जाते जाते भी मुझे इतनी खांसी हो जाती है कि मैं मरने वाली हालत पे होता। और जब मैं खांस रहा होता हूं तो मुझे गर्दन के पीछे से दर्द होता है, जो कि मेरे पीछे सर में जाके मेरे को लगता है। तो हमने जब पेशेंट की ये सारे के सारे सिम्टम्स देखे, तो पेशेंट के सिम्टम्स देखने के बाद में थोड़ा बहुत, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ, और ये जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये मानेंगे, पेशेंट जब भी कोई सिम्टम हमारे कान में बोलता है तो एक दवा तो निकल के आने लगती है। प्रिजुडिस तो हर कोई हो ही जाता है थोड़ा बहुत, पर वो प्रिजुडिज्म में बह ना जाए और प्रिजुडिज्म को ठीक तरीके से पकड़ लें, उसी जगह पर रोक दें, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने जब इस पेशेंट के सिम्टम्स देखने शुरू किए, तो पेशेंट ने जब ये सारे के सारे सिम्टम्स बोले, तो मेरे को लगा कि ये पेशेंट तो अमोनियम कार्ब की तरफ जा रहा है। अमोनियम कार्ब सही हो सकती है, कार्बोवेज ने तो जितना काम करना था उस टाइम जान बचा ली, पर अब आगे का क्या करेंगे। तो पेश हमें लगा कि अब इसमें इसके इसके अंदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
जो ये पीछे गर्दन की तरफ ये दर्द बता रहा था, ये हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का भी सिम्टम हो। जो ये खांसी बता रहा था, ये बहुत सिग्निफिकेंट थी। तो इस पेशेंट का एक और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम था कि जब ये पेशेंट आया भी था तब भी ये गिर के बैठा, और इस पेशेंट का सर कभी भी अपनी जगह पे नहीं रहता था, और ये हमेशा इस अपना सर आगे की तरफ डाल के रखता था। ये सर इतना आगे जाता था, इसको मेरे टेबल पे भी हाथ रख के अपना सर पकड़ के बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से इसकी जो ड्रूलिंग है वो मेरे को बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई देती थी। जब ये सारे के सारे सिम्टम्स दिए गए, देखे गए, और ये पता लग गया कि ये ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है, हमारे को कोई ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो पेशेंट के हार्ट का भी थोड़ा सा ख्याल रखे, तो हमने यहाँ पे मैग्नम एसिटिकम 30 प्रिस्क्राइब करी 3 डोजेस में, कि एक अभी लेंगे आप 5 बजे, एक 8 बजे लेंगे, एक और रात को सोने के पहले लेंगे। पेशेंट ने मुझे अगले दिन कॉल किया कि डॉक्टर साहब मुझे आराम तो बहुत है, आराम तो बहुत है, खांसी मुझे रात भर हुई, पूरी रात में खांसा हूं, पर जो ये बलगम नहीं निकला था ना आज तक, ये बलगम मुझे बहुत ज्यादा निकला। और उसने मुझको एक फोटोग्राफ शेयर करी इतने बड़े बाउल की, इतने बड़े कटोरे की, जो कि सिर्फ बलगम से भरा हुआ था। मैंने उसे देख के पूछा ये क्या उल्टी करी थी, कि नहीं डॉक्टर साहब ये बलगम है जो रात रात में निकला है मेरा। अच्छा ठीक है। तो इस पेशेंट को हमने पूछा अब कैसा फील कर रहे हो, पेशेंट ने कहा कि मेरे को पहले से बेहतर है, मेरे को सांस लेने में वो तकलीफ नहीं है, खांसी अभी भी है मेरी, पर मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूं। तो हमने इस पेशेंट को मैग्नम एसिटिकम 30 पे दिन में 2 बारी रख दिया, एक सुबह सो के उठने के बाद में, एक शाम को 7-8 बजे के करीब। और 1 महीने तक पेशेंट को यही बोला कि आप यही दवा खाइए अभी दिन में 2 बारी, अभी और कुछ दवा चेंज नहीं करने का मन है। ये दवा खाने के बाद में पेशेंट 1 महीने बाद जब वापस आया तो उसने बोला कि मेरे को पहले से बहुत आराम है, थोड़ी खांसी होती है, सांस नहीं फूलता, पर अभी भी अंदर से लगता है कि सांस हो सकता है मुझे कुछ अभी भी है, मेरा हार्ट तो बढ़ा हुआ ही है, हो सकता है कल को कुछ हो जाए डॉक्टर साहब। यहाँ पे इस पेशेंट का पूरा एक केस लिया गया। पेशेंट की कुछ एक चीजें जो कि बहुत प्रोमिनेंट थी, 47 की एज में पेशेंट का शादी ना करना, बहुत ही ज्यादा सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेस में होना, बहुत ही ज्यादा सीवियर मेंटल स्ट्रेस में होना, बहुत ही कम एज पे अपने फादर को खो देना, और एक सोल अर्नर होना अपनी फैमिली का, जिसके ऊपर फैमिली का सारा बर्डन है, इसको ध्यान में रखा गया। और पेशेंट को एज पर द केस हमने कलकेरिया कार्ब 30 दी। 30 देने के बाद में पेशेंट को बोला कि बाकी सब दवाइयां बंद कर दीजिए, एक डोज ये दवा देके हमने अभी केस बंद कर दिया है। ये बात 22/5/2025 की है। मेरे को ये कॉन्फ्रेंस अभी अपना करना था, तो मैंने कल पेशेंट से बात करी कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपका केस प्रेजेंट कर रहे हैं अपना, कोई अगर कुछ और अपडेट है तो वो बताना चाहो तो बता दो। तो उन्होंने कहा अभी तक मैं बिल्कुल ठीक, अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो कल मैंने पेशेंट को दोबारा बोला है कि थोड़ा सा संयम बनाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, और एक एको करवा लो, ताकि हमें और अच्छे से पता लग पाए, हम ये केस को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि हमने क्या चीज अचीव करी। तो एक केस ये होता है जिसमें हमने मैग्नम एसिटिकम से, हमने कार्बोवेट से जान बचाई, मैग्नम एसिटिकम से आराम पहुंचाया, और अल्टीमेटली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पे आ गए। इसके बाद में नेक्स्ट केस जो है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक आपका कार्डियक अस्थमा का केस है, जो कि आपको देखने को मिलता है। इस केस को जाने से पहले मैं आपको इस एक थोड़ी सी हिस्ट्री इस केस की बता देता हूं। इस केस के अंदर हमारे मेरे पास में ये केस यहाँ इस पोजीशन में आने से 4 महीना पहले भी आ चुका है, 4-5 महीने पहले, जहां पे जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे, इनके फैमिली का फोन आया था कि डॉक्टर साहब माता जी हैं, 70 साल की उम्र है, और इनको सीवियर अपना एओर्टिक स्टेनोसिस है, कि आपका जो एओर्टा के जितने भी हमारे वॉल्स हैं वो सब कुछ अपना स्टेनोस हो चुके हैं, ब्लड ढंग से नहीं जा रहा है, और डॉक्टर ने बोला है कि स्टंट डलेंगे, पर इस एज में माता जी के स्टंट डालने क्या सही है या नहीं है। तो मैंने कहा सर्जिकल इंटरवेंशन है, डालना चाहते हैं डाल दीजिए, जिस तरीके की कंडीशन है बहुत तकलीफ में है ये माता जी।
तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम अभी 2-3 दिन 5 दिन लेना चाहते हैं, क्योंकि जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने इसको पहुंच दिया दिया है केस को, उन्होंने बोला है कि 8 लाख रुपया लगेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम थोड़ा सा चीपर ऑप्शन भी देखना चाहते हैं और गवर्नमेंट में भी एम्स वगैरह में ट्राई कर रहे हैं। तब इन्होंने मुझसे दवाई मांगी थी कि इस टाइम पे वही सेम कंडीशंस, बहुत एंशियसनेस, रेस्टलेसनेस, डेबिलिटी, सारी की सारी चीजें आई थी इस केस की। तब भी मैंने इस पेशेंट को कार्बोवेज 1 m अपना दे के इस केस को आराम पहुंचाया था, और उस टाइम इन्हें बोल दिया था कि अब देखो आराम पहुंच चुका है केस में, पर इसमें सर्जरी करवा लेना ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत बुरा हाल है। बहरहाल पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पेशेंट उस दवाई से सही होता चला गया। बट अगली बारी दोबारा से ये पेशेंट मेरे पास में 2 महीना 2.5 महीना पहले पेशेंट आया, और पेशेंट ने मुझे आके बताया कि सर जो इनको तकलीफ होती थी वो दोबारा से वापस आई। अब 70 साल की फीमेल पेशेंट है, जिसको 3 महीने से बहुत ज्यादा तकलीफ है सांस लेने में, स्पेसिफिकली रात को इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब ये जो तकलीफ होती है वो इतनी ज्यादा है कि ये रात भर सो नहीं पाती है, ये सो भी नहीं पाती हैं, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा तंग भी है। इसके बाद में ये जो पेशेंट है ये हाइपरटेंशन, हाई बीपी की मरीज है, जो कि 10 से 15 साल से ये टेल्मा 50 अपना एक एलोपैथिक मेडिसिन लेती हैं, और उसको अपना दिन में अपना 2 बारी वो ले रही हैं सुबह शाम, जिससे अब तक सब कुछ सही था पर अब काम नहीं कर रहा है, बीपी बढ़ रहा है। पेशेंट ने बताया कि इनको पीछे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये जो दर्द होता है ये 7-8 बजे रात को ज्यादा होता है, शाम के टाइम। और पेशेंट की हिस्ट्री है राइट साइड की ब्रेस्ट की ट्यूमर की, जो कि ऑपरेटेड है 5 साल पहले। अब ये जो पेशेंट है, पेशेंट जब आई तो पेशेंट ने, हमने जब उसको एग्जामिन किया तो यहाँ पे हमने पाया कि जो पेशेंट है इसकी दोनों तरफ बाइलेटरल जो है हमारे हाथ और पैर दोनों में सूजिश हुई हुई है, पिटिंग टाइप ओडीमा हमारे को मिला। जो ब्लड प्रेशर था टेल्मा 50 दिन में 2 बारी लेने के बाद भी 168/102 mmHg चल रहा था। पल्स रेट जो था वो 110 पर मिनट था, और सैचुरेटेड ऑक्सीजन 90 थी, ये थोड़ा ज्यादा कम था। ऑस्कल्टेशन जब हमने किया तो ऑस्कल्टेशन पे हमने पाया कि जो ये पेशेंट है इसके दोनों तरफ के लंग्स के जो अपर लोब है वहां पे प्रॉपर वीजिंग हमारे को सुनने को मिल रही है। अब इसके बाद कुछ एक मेंटल सिम्टम्स जब हमने देखे तो पेशेंट हमारे को का पता लगा कि जो पेशेंट है उसका जो हस्बैंड है वो 15 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपना चल बसे हैं, और उसी के बाद से ये जो मरीज है ये कभी सही फील नहीं कर रही। ये बहुत ज्यादा फास्टिडियस है और बहुत ज्यादा रिलीजियस है, और इसका जो भी बात करो वो एक चीज पे जाके खत्म होता है, और वो होता है कि अब डॉक्टर साहब लगता है कि पति के पास जाने का वक्त आ गया है, चले जाते हैं पति के पास में, यहाँ पे सही नहीं लगता, यहाँ मन नहीं लगता, हम सही जगह नहीं है, पति के पास जाना है, परमेश्वर उठा लेना। ठीक है। पेशेंट की एक और हमारे को हैबिट देखने को मिली, जहां पे ये रूखा नमक खाना पसंद करती है, और ये क्ले भी खाती हैं, जो घड़ा होता है, घड़ा अगर इन्हें टूटा हुआ मिल जाए तो ये उसको खाना पसंद करती है। अगर घड़ा वगैरह नहीं मिलता तो जो दीवार के अंदर चूना है तो वो चूने को अपना निकाल निकाल के थोड़ा सा खाना और ये चखना पसंद करती है। तो यहाँ पे हम इस पेशेंट की जो अपना ओडीमा जो हमारे को देखने को मिला वो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है फोटोग्राफ्स में। और इसके बाद में जो पेशेंट है, पेशेंट की अपना जो ये अपना पहले से ही अपना ये इस तरीके का हार्ट रिलेटेड पेशेंट था, तो इनका चेस्ट एक्सरे वगैरह हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट था ही। तो यहाँ पे जो पेशेंट की अपना HbA1c था वो 6.1 था, ब्लड यूरिया जो था वो 47 mg/dl था, और यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, इसका जो क्रिटेनिन था वो भी बॉर्डर लाइन वो इसका क्रिटेनिन भी बढ़ा हुआ था, 1.4 या 1.45 था जहां तक मुझे याद है। और चेस्ट एक्सरे में आपको स्पेसिफिक कार्डियक हाइपरट्रॉफी के सिम्टम्स दिख रहे थे। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो ये वाला जो पूरा एरिया है आपका जो हार्ट का है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स ऑफ द हार्ट की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इधर की तरफ से भी आपको कार्डियक अपना हाइपरट्रॉफी दिख रही है, जहां पे हमारा राइट एट्रियम
और राइट वेंट्रिकल होता है। यहाँ पे हमारे जो सीपी एंगल्स हैं, यहाँ पे भी हेजीनेस देखने को मिली है, और अलग जगहों पे भी, बाकी जगहों पे भी हेजीनेस देखने को मिल रही है। ये जो एक आपका चेस्ट एक्सरे है, ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी या कार्डियक मायोपैथी का एक अपना स्पेसिफिक एग्जांपल है, जो इस पेशेंट में हमें हमारे को देखने को मिला। और इसके बाद में जो इसके जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस थी, जो डिस्निया था, तो हमने इसको बोला कि ये कार्डियक अस्थमा हो सकता है। चेस्ट एक्सरे में हमारे को जो देखने को मिला है कि हेजीनेस सीन इन बोथ दी लोअर जोन्स, लीनियर डेंसिटी इज सीन इन दी राइट मिड जोन। उसके बाद में जो हमारी एओर्टा जो अपना स्टेनोसिस है वो देखने को मिल रही थी। लेफ्ट डायफ्राम के अंदर हमें हम देखने को मिल रही थी, सिग्निफिकेंट कार्डियोमेगाली देखने को मिली। और राइट साइड का जो सीपी एंगल है, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे, राइट साइड का जो हमारा सीपी एंगल है, ये भी ऑब्स्क्यूर्ड देखने को मिला हमारे को। तो ये केस जब हमारे पास में आया, तो सारे के सारे सिम्टम्स को लेने के बाद में, मेंटल्स और जनरल्स की एक पूरी टोटालिटी बनाने के बाद में, इस पेशेंट को ऑरम मेट 1M 3 डोज दी गई। वही अपना शाम को 6 बजे, एक 8 बजे, एक रात को सोने से पहले। और अगले दिन से हमने इस पेशेंट को नाट्रम्यूर 3x दिन में 2 बारी, 3-3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम देने के लिए बोला गया। पेशेंट 15 दिन बाद आई। 15 दिन बाद आने के बाद में उसने बताया कि जो हाथ पैर की जो सूजिश थी, ये हाथ पैर की सूजिश में काफी आराम आ चुका है। अगले महीने तक भी पेशेंट को नाट्रम्यूर 3x ही बोला गया कि दिन में आप 2 बारी यही दवा खाइए, इसके अलावा और कुछ दवा खाने की भी जरूरत नहीं है। 45 डेज के बाद में पेशेंट दोबारा आता है और दोबारा से वही सिम्टम्स बोलने लगता है कि डॉक्टर साहब, वो फिर से आ रहा है दिमाग में कि पति के पास चले ही जाएं, जिंदगी में कुछ और है नहीं है, कितना और अपना करेंगे, बहुत ज्यादा अपना पूजा वो भी अच्छी नहीं लगती, भगवान भी तंग हो जाएगा, बुला ही ले तो अच्छा है। इनको हमने अब की बार ऑरमेट 1M की एक सिंगल डोज दी, और उसके बाद में नाट्रम्यूर 3x ही दिन में 2 बारी लेके जाने को कहा, और उनको वापस भेज दिया। पेशेंट से बात हुई कल मेरी, जैसे मैंने बताया, पेशेंट से कल बात हुई है। पेशेंट जो कि इस ट्रीटमेंट से पहले बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई पे डिपेंडेंट होता था, वो अपना ऑक्सीजन मास्क वगैरह भी लगवा के रखता था। और इवन जिस टाइम ये सर्जरी के लिए आए थे मेरे पास में कहने के लिए, उस टाइम मैंने भी इनको बोल दिया था कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रखना, रात को जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करवाएं, तो एक सिलेंडर होना चाहिए कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए मरीज। पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी। पर पेशेंट ने अब की बार, टू माय अस्टॉनिशमेंट, मैं भी इसमें हैरान था, कि पेशेंट ने बोला कि मुझे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी नहीं है डॉक्टर साहब। तो बहुत बेहतर है। अभी ये वाला केस जो है ये चल रहा है, पर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि ये पेशेंट जो है वो सही तरफ जा रहा है। इन दोनों केसेस, केसेस और भी हैं बहुत सारे, पर ये दो जो हैं ये मेरे बहुत ही अभी नए केसेस हैं, तो इनको मेरे, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह मेरे पास पड़ी थी, तो इनको बताना मुझे ज्यादा आसान पड़ा, तो मैंने आपको ये बताया है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि कार्डियक अस्थमा होता क्या है। कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कार्डियक अस्थमा वो अस्थमा है जहां पे सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है वो दिल की वजह से है, वो हार्ट की वजह से है। और हार्ट में भी एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज, जिसको हम लोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन या तो वो प्राइमरी कॉज की वजह से हो या सेकेंडरी कॉज की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है तो हमें कार्डियक अस्थमा देखने को मिलता है। कार्डियक अस्थमा किन किन लोगों को हो सकता है, इसकी जो है अपना, कौन कौन लोग कार्डियक अस्थमा के ज्यादा प्रोन है। पहला, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, जो हमारे हार्ट की जो सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरीज, जिनको वहां पे तकलीफ हो, तो हमारे को कार्डियक अस्थमा उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा, जिन पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो, क्योंकि हार्ट ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, उनके अंदर देखने को मिलता है। अबनॉर्मल हार्ट रिदम की जो अरिदमियाज होते हैं, जो अबनॉर्मल हार्ट, जो हमारी जो हार्ट का अपना जो एक स्पेसिफिक सिंक्रोनिसिटी है, एक जो एक स्पेसिफिक अपना जो है दिशा, वहां से जाके वो अलग तरीके से अपना रिदम में आने लगे। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, ये जनरली हमारे को
थोड़ा सा यंगर साइड ज्यादा देखने को मिलता है इन अराउंड 50 की एज में, क्योंकि यहां तक आदमी कहता है कि बिना दवा के काम चल जाएगा। 50 के बाद आप जनरली देखते हैं कि पेशेंट ज्यादातर दवाई खा ही रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की। हार्ट वॉल्व डिजीज जैसे कि आर्टीरियल स्टेनोसिस, जैसे कि और भी जितने भी हमारे मिट्रल वॉल्स हैं, बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड जितने वॉल्स हैं, अगर इनके अंदर डिसऑर्डर मिल जाए जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट का फ्लो है वो प्रॉपर ना आ पाए, तो इन केसेस में मिलता है। कार्डियक कार्डियोमायोपैथी, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, एपेक्स ऑफ द हार्ट है, वो अपनी जगह से हट गया क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाइपरथायराइडिज्म, ये सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन का एक कॉज आता है कि थायराइड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसकी वजह से हमारा हार्ट का सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है। मायोकार्डाइटिस, जो हमारी हार्ट की वेसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन हमारे को देखने को मिले। हार्ट डिफेक्ट्स प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ, कि बचपन से ही, जन्म से ही हमारे को कोई हार्ट का ऐसा अपना प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे को अपना कार्डियक अस्थमा हुआ है। ओबेसिटी, सीवियर लंग डिजीजेस एंड डायबिटीज, ये जो डायबिटीज और अपना ओबेसिटी है, ये तो हम अपना बोलते हैं कि ये दिस एक्चुअली कम्स इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कि अपना ख्याल नहीं रखा, अच्छे से खाना नहीं खाया, अच्छे से अपना एक्सरसाइजेस नहीं करी, अपना लाइफस्टाइल नहीं अच्छे से जिया, तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद में वेनेवर आप योर हार्ट, आपका जब हार्ट अफेक्ट होता है, इसके बिल्कुल कोरिलेशन में आपकी किडनीज आती हैं। सबसे पहले हार्ट के बाद किडनी खराब होती है या किडनी के बाद हार्ट खराब होता है। तो हार्ट से वजह से किडनी खराब होना या किडनी की वजह से हार्ट खराब होना, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कार्डियक अस्थमा हमारे को देखने को मिलता है। सीवियर अनीमिया, क्योंकि वहां पे आपको ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रही है, वहां पे हार्ट को अब नॉर्मली पंप करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जा पाए, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हिंडर ना हो। और लास्टली स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया जो है अपना रात को सोने की वजह से, सोने की जो तकलीफ है उसकी वजह से भी हमारे को कार्डियक अस्थमा देखने को मिलता है। What are the differences between cardiac asthma and bronchial asthma? सबसे पहला सिग्निफिकेंट है, कार्डियक अस्थमा के अंदर पेशेंट को जब आप पूछेंगे कि आपको पहले कभी हार्ट रिलेटेड कोई तकलीफ रही है, तो वो बोलेगा हाँ रही है। अगर वो बोलता है नहीं, तो उनसे पूछना है कि आपके परिवार में किसी को रही है, तो वो बोलता है हाँ रही है। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर हमारे को हार्ट रिलेटेड डिजीजेस इतनी नहीं मिलती जितनी हमारे को एलर्जिक डिजीजेस मिलती हैं, कि क्या आपको छींके वगैरह आती हैं, या आपको अर्टिकेरिया की हिस्ट्री रही है, या परिवार में किसी को अस्थमा या टीबी की हिस्ट्री रही है। इस तरीके की हमारे को जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, तब हमारे को कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। एज रिलेटेड अगर हम बात करें स्पेसिफिक, तो ब्रोंकियल अस्थमा बचपन से ही शुरू हो जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा जनरली आपको बचपन में ही ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत ज्यादा दवाइयां, अपना नेबुलाइजेशन हो रही है और ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा बहुत ज्यादा सेट इन हो जाता है। कार्डियक अस्थमा एज रिलेटेड, जनरली 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस में कार्डियक अस्थमा आपको देखने को मिलता है, प्रोवाइडेड वहां पे कोई भी कंजेनिटल प्रॉब्लम ना हो, हार्ट कंजेनिटली ही डिफेक्टेड ना हो बचपन से ही, तो उन चीजों को छोड़ के जनरली ये बड़े बूढ़ों में ज्यादा देखने को मिलता है। कार्डियक अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर डिफरेंसेस तो ये हैं, पर कुछ चीजें सिमिलर भी हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ दोनों में मिलेगी, कफ दोनों में मिलेगा, कफ के साथ में म्यूकस दोनों में मिलेगा। पर एक चीज है जो कि हार्ट की कंप्लेंट्स को और लंग्स की कंप्लेंट को डिफरेंट कर देता है, वो होती है अर्जेंसी। बॉडी खुद अपने डिफेंस मैकेनिज्म पे आ जाती है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये लंग्स नहीं है, ये हार्ट है। तो जो आपका स्पेसिफिक अंजाइना पेक्टोरिस का एक सिम्टम होता है कि जो आपका राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट चेस्ट पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंट बहुत ज्यादा डर और सहम जाएगा, और पेशेंट को जान का खतरा लगने लगेगा। ये कार्डियक अस्थमा में देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली ब्रोंकियल अस्थमा में इतना देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद में हम पेशेंट को क्या देख के पहचान सकते हैं कि ये जो है ये कार्डियक अस्थमा है या ब्रोंकियल अस्थमा है।
सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर आपने नापा और पेशेंट को अस्थमा लाइक सिम्टम्स हैं और ये सारे बाकी और भी सिम्टम्स मिल रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, पर्सनल हिस्ट्री हार्ट की मिल रही है और बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तो ये कार्डियक अस्थमा ही हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ब्रोंकियल अस्थमा में देखेंगे तो जनरली ब्लड प्रेशर या तो नॉर्मल होता है या फिर कम हो जाता है, बढ़ता नहीं। हार्ट के अंदर आपको कार्डियोमेगाली या फिर आपका मतलब हार्ट रिलेटेड स्पेसिफिक आपके जो अपना सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। गैलप रिदम मतलब जो आपका जैसे लब डब एक सिंक्रोनिसिटी है हार्ट के अपना जब अपना बीट करने में, वो आपको ब्रोंकियल अस्थमा में ऐसे नहीं होता। वहां पे गैलप रिदम मिल सकती है कि एकदम डग 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 एरिथमिया एकदम से। आप जब अपना ऑस्कल्टेट करके देखेंगे हार्ट में तो आपको वहां पे दिख जाएगा, हार्ट साउंड्स अगर आपको पता है तो आपको दिख जाएगा कि ये नॉर्मल रिदम नहीं है, एटलीस्ट यू वुड नो कि ये नॉर्मल नहीं है। लास्टली यहाँ पे आपको जो है प्राइमरी कॉज पहले ही मिल जाता है कि मेरा एओर्टिक स्टेनोसिस डॉक्टर साहब पहले ही माता जी को है, या फिर माता जी को पहले हार्ट अटैक एक दो बारी आया हुआ है, या फिर बहुत पहले से बीपी की दवा खा रहे हैं, अभी पीछे छोड़ दी थी अपने आप क्योंकि लड़ाई हो गई थी। ये सारी की सारी चीजें आपको कार्डियक अस्थमा में देखने को मिलती है, ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद में कार्डियक अस्थमा में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है वीजिंग के अलावा कार्डियक अस्थमा में जनरली कोई और अबनॉर्मल अपना साउंड नहीं सुनने को मिलती, बट ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर अलग अलग तरीके की हमारी वीजिंग हो सकती है, रोंकाई हो सकती है, क्रेपिटस हो सकती है। एक और बहुत ही स्पेसिफिक चीज है क्रेपिटस। जब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करके देखते हैं तो ऑस्कल्टेशन में पेशेंट को जब हम कर रहे हैं और वो क्रेपिटस आ रही है, क्रेपिटस आने पे पेशेंट को बोलते हैं जरा सांस रोको, और अगर वो सांस रोकने पे वो आवाज बंद हो जाए तो इसका मतलब ये लंग्स की क्रेपिटस है, ना कि हार्ट की कोई एबनॉर्मल साउंड। ये चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। इसके अलावा जब हम बाकी ईसीजी करवाते हैं, एको करवाते हैं, और भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ब्रोंकियल अस्थमा में हम पल्मोनरी टेस्ट करवाते हैं, हम ईएसआर वगैरह देखते हैं कि कहीं पे इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं है, तो वो सारे बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं जहां पे हम ब्रोंकियल अस्थमा को बिल्कुल अलग कर सकते हैं फ्रॉम कार्डियक अस्थमा। 2D एको या 3D एको बीइंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक। कुछ एक एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी हैं जो कार्डियक अस्थमा में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, पर जनरली आपको क्लिनिकली वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले ही आपका पता लग जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों जरूरी है, ये सारी की सारी चीजें क्यों जरूरी हैं, ये क्यों पता होनी चाहिए। मैं फोर्थ जनरेशन होम्योपैथिक डॉक्टर से आता हूं, तो मैंने अपने घर पे ये भी एक फेज देखा है जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी क्या है, तो डॉक्टर ये बोल देता है कि अरे तुम अपना आम खाओ, गुठलियां गिनने से कोई फायदा नहीं है। मैं खुद देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। पर इसके अंदर क्या है, आज का वो टाइम जा चुका, आज का वो टाइम बिल्कुल जा चुका। पेशेंट पहले ही पढ़ के आया है, पेशेंट को आपसे ज्यादा नॉलेज है, पेशेंट आपसे क्वेश्चन करेगा और उस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे दिया तो एक वो जो ट्रस्ट बनता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वो कोई भी नहीं हिला सकता। तो सबसे पहली चीज, टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट एंड द अटेंडी, ताकि आपकी केस टेकिंग बहुत अच्छी हो जाए कि डॉक्टर साहब को पता है वो क्या पूछ रहे हैं और वो क्यों पूछ रहे हैं। नहीं तो कुछ टाइम के कई बार होता है कि पेशेंट बोल देते हैं, कहता है डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है, कहाँ घुटनों पे पहुंच रहे हो, सर की दवाई दो और निकल जाओ। पर अगर आपको पता है, आप उसे समझा पाए कि क्या बीमारी है, तो वो आपकी सारी बातें समझेगा भी, सुनेगा भी और जवाब भी सही देगा। और लास्टली आजकल के टाइम में मॉडर्न एरा में ये डॉक्टर की अपना एक अपना उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को उसका डायग्नोसिस बताया जाए, और इन डायग्नोसिस की वजह से हम उसकी आगे की कॉम्प्लिकेशन, आगे का प्रोग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की वजह से अलग अलग बीमारियों को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका अगर आपको डिफरेंसेस पता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता है और आपको क्लिनिकल नॉलेज है, तो यहाँ पे अपना ये थोड़ा सा आरामदेह हो जाती है। दूसरी चीज लास्ट, कि why do homeopaths have upper hand in such confusing cases?
ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या होता था, पहले होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या बोलते थे और अभी किस तरीके से बोल रहे हैं। ये उन्हीं माता जी की रिपोर्ट है जहां पे ये पहले गए थे, और हॉस्पिटल का नाम है बट मैं नहीं बोलना चाहूंगा। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर का मार्क है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा लिखा हुआ है। ब्रोंकियल अस्थमा लिखा हुआ है एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ से कि ये ब्रोंकियल अस्थमा है इनको। और जितनी भी दवाई आप नीचे देखेंगे, ये नेबुलाइजर जो है और जो ऑगमेंटिन है और ये सब, ये ब्रोंकियल अस्थमा की दवाइयां हैं। ये जो नेबुलाइजर है, जो ये अपना इनका स्टेरॉइड इनको दे दिया गया है, ये ब्रोंकियल अस्थमा का है। ये कार्डियक अस्थमा स्पेसिफिक नहीं दिया गया, कोई भी कार्डियक अस्थमा स्पेसिफिक नहीं दिया गया। तो जहां पे एलोपैथिक डॉक्टर्स ब्लंडर कर सकते हैं, जहां पे वो कंफ्यूजन में ये ब्लंडर कर सकते हैं, वहां पे होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा आसान चीज क्या है? हमारे को नहीं फर्क पड़ता कि हम बीमारी का नाम जाने या ना जाने, हमें तो टोटालिटी पे दवाई देनी है। टोटालिटी सही, दवाई सही। अगर बीमारी का नाम पता है तो वो तो सोने पे सुहागा है। वो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है कि हाँ, मेरे को ये भी पता है। तो इस वजह से वी ऑल शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। हमें सबको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों पे, यही जो चीज है ना टोटालिटी, कि टोटालिटी अगर मेरे पास में है, क्योंकि वहां पे हमारा केस जो है, पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमारी बात समझ रहा है और उसको सही और सच तरीके से जवाब दे रहा है, तो टोटालिटी की वजह से हमारी दवाई सही आएगी। नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, नहीं तो आप यही, और अपना कि मैं अपना क्या कहते हैं, मैं ब्राइनिया दूं अभी उस दिन, यही मैं एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है। जब इंटर्न से पूछा गया कि भाई देखो, पेशेंट जो है रेस्ट पे रहना चाहता है, बताओ क्या दवाई देनी चाहिए, कि सर ब्राइनिया लग रही है। कह रहे भैया ब्राइनिया तो ठीक है, वो पहले केस की मैं बता रहा हूँ, मेल पेशेंट की, कि भाई ब्राइनिया तो लग रही है पर ब्राइनिया तो क्रॉनिक है। ब्राइनिया एकदम से तुम ऐसे दे तो दो, चलो ठीक है, बट अपना उसकी स्पेसिफिसिटी तो देखो। लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक प्रोलॉन्ग्ड केसेस ब्राइनिया आएगी ना। अभी तो तुम्हें इसे बचाना है, जान बचानी है, ब्राइनिया देते रहोगे तो हो जाएगा पेशेंट, फिर तो परेशानी हो सकती है। तो वी विल नीड टू नो, वी विल अपना ये नो टू बेसिस पे जो हमारा काम होता है, यहाँ पे हमारे को इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे और ट्रू होम्योपैथिक जो स्पिरिट है ऑन टोटालिटी पे प्रिस्क्राइब अगर आप करेंगे, तो आपका पैशन, आपकी पैथी और आपका पेशेंट तीनों बच जाएंगे ना। पैशन, पैथी, पेशेंट, तीनों पीस विल बी टेकन केयर ऑफ। सो with this I actually rest my presentation, and over to you Dr. Swapnil. And if in case you have any questions, if in case somebody wants to ask anything, तो वो मुझसे पूछ सकते सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हैं। फर्स्ट बिल्कुल केस में जो आपने सर कार्बोवेज दी उसके बारे में कुछ सर आप बता सकते हैं? सर, कार्बोवेट जब हमने दी तो वो अर्जेंसी पे दी। जो उसका बहुत ही एक की मार्क्ड सिम्टम है कि पेशेंट वांट्स टू बी फैंड, कोल्ड एयर शुड नॉट एक्चुअली स्टॉप कमिंग। उसके चेहरे पे वो हवा अगर रुक गई, अगर उसको, तो बड़ी तकलीफ में हो जाता है। जो वो अर्जेंसी उस पेशेंट की थी, जितना उसका वो पसीना बह चुका था, जितना उस टाइम पे उस पे, अब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था इस पेशेंट को रॉल्फिया भी दे देता हूँ, पर वो पेशेंट पिलाने वाली हालत पे ही नहीं था। कैसे दे देते, कहां से दे देते? तो कार्बोवेट से कि पहले चलो इसको देते हैं और बाहर आराम से थोड़ा सा बिठाते हैं, लेट्स सी कि ये पेशेंट थोड़ा सा अपना बेटरमेंट पे है, नहीं तो देखें आगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट इस सब चीजों में जब हमने कार्बोवेज दी, तो वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोलूंगा, तीन चार की सिम्टम्स थे कि द कफ विच वाज लाइक अपना नॉट ड्राई, जो आपकी चेस्ट थी वो पूरी रैटलिंग थी बट द कफ वाज नॉट कमिंग आउट प्रॉपरली। डिस्निया, बहुत ज्यादा ट्रिपल मार्क डिस्निया, पेशेंट वाज नॉट एबल टू स्पीक, नॉट एबल टू ब्रीथ इवन, थोड़े से स्टेप्स में भी पेशेंट बिल्कुल अपना प्रॉब्लम में था। थर्ड, जो उसको अपना एम्लोरेशन थी ऑफ बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर डायरेक्टली कमिंग टू द एयर, ये। और लास्टली जो प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन था, इसी वजह से मैंने उसमें अपना पेशेंट को कार्बोवेज दी थी सर। सर
सर अभी 10 मिनट हैं, तो सर अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं सर। सर ने अभी अपना हाथ अपना अपना वो करा है, सर से मैं बात करना चाहूंगा। सर की मुझे याद है, सर की ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम मुझे आज भी याद है। जी सर। सर आप प्लीज पूछ सकते हैं सर। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शर्मा जी, रवि शर्मा जी। बहुत अच्छा लगा। आप डिफरेंशियल थैंक यू वेरी मच। ब्रोकियल आजमा जो है कार्डियक आजमा में डिफरेंशियल बहुत बढ़िया से बताया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी दवाई मच। जो सिलेक्शन किए इतना मार्वेलस। कार्बोवेट आदमी को जिंदा कर देता है मर के। हालांकि मेरा एक प्रेजेंटेशन इसमें दिए है कार्बोवेट का। कार्बोवेट बहुत अच्छी दवा है। और गैस्ट्रिक के लिए कार्बोवेट, लाइकोपोडियम एंचाना तीनों का अपना अपना अथी है। लेकिन हम दूसरे ढंग से दिए थे कि कार्बोवेट का जो हमेशा पंखा की जरूरत, हवा की जरूरत, सांस की जरूरत, इसके लिए दिए। तो बहुत बढ़िया लगा, आपका बहुत बढ़िया सुझाव है। और वास्तविक में डिफरेंशियल आप बताए और इस जो है कार्बोवेट सिलेक्ट किए, बहुत अच्छा है। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सब तो और कार्बोवेट बहुत बढ़िया दवा है। इस पर हम लिखे थे, इसमें एक गाना है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी। कार्बोवेट लकड़ी के कोयला से बनी है ना, जलाकर। हालांकि मिनरल किंगडम एंड वेजिटेबल किंगडम दोनों में आता है, लेकिन इसका जो है जलने के बाद जो आग ऊपर जाता है, उसी तरह से सांस जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और स्वप्निल जी, मैं इसमें अभी मतलब मैं तो अभी जितने भी लोगों को देख पा रहा हूँ वो सब मेरे से तो बहुत ही ज्यादा अपना सब अपना अपना मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। बट मैं अपना जब मतलब अब मेरे से जब कोई पूछता है कि आपने ये चीज क्यों दी और कैसे दी, तो देखिए मैं अपना स्वप्निल जी इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरे जो दादाजी थे तो उन्होंने कलकत्ता से अपनी पढ़ाई करी थी, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। तो वो 61-62 बैच के थे वो। तो हमारे यहाँ पे जब हमारे घर की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इसको अपना होम्योपैथिक लैंग्वेज में बंगाली प्रैक्टिस कही जाती है, पर ये एलेंस की प्रैक्टिस होती है। वहां पे बंगाल में सबसे पहले ये चीज बताई जाती है कि पहले एलेंस पढ़ लो। एलेंस पूरी ढंग से पता होनी चाहिए, उसी के बाद में आप आगे पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। तो ये जो चीज है ना स्वप्निल जी, ऑफ नोइंग योर रूट्स, ऑफ नोइंग योर बेसिक्स, और उसके ऊपर आप बिल्ड करो अपनी फाउंडेशन के ऊपर अपने बाकी सारी की सारी चीजों को। तो जितने भी अपना मैं यंगस्टर्स को मैं बोल सकता हूँ जो हमारे से बड़े हैं, वो बहुत ही ज्यादा अपना मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको नहीं मैं बोल सकता। पर जितने यंग डॉक्टर्स आते हैं, और मतलब जब मैं जहां पे मैं पढ़ाने भी जाता हूँ वहां पे भी ना, ये देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि फोर्थ ईयर में भी आके जब बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि करेंगे क्या, तो तुम करो मत वो। कि आप पहले दिन से अगर आप हैं, अगर आप पहले दिन से क्लियर हैं कि मुझको करना क्या है, तो ही आपको वो सक्सेस मिलेगी, मेरा ये मानना है। आप ये चीज पहले दिन से ये मान के चलिए कि मैं किस तरीके की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जो चीज देखी है, पहले मुझे भी नहीं विश्वास होता था। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर मैंने अपने सामने केसेस सही होते नहीं देखे होते तो मैं नहीं बनता होम्योपैथिक डॉक्टर, छोड़ देता ये पैथ। बट मैंने अपने सामने केसेस सही होते देखे, तभी जाके मैंने ये पाया कि हाँ ठीक है, सिंगल मेडिसिन पे पेशेंट सही होते हैं। अब एक और एक नोशन आता है कि सिंगल मेडिसिन पे पर पेशेंट तो सही हो जाते हैं डॉक्टर साहब, पर सर सिंगल मेडिसिन पे पैसे नहीं आ पाते। वो है एक चीज, मैं मानता हूं उस चीज को, उस चीज में टाइम लग सकता है। पर ऐसा नहीं है कि सिंगल पैथी जो सिंगल प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास पैसा नहीं।
बहुत पैसा होता है। आपके ऊपर है आप कितनी नॉलेज लेकर के बैठे हैं, आपने अलाइड कितने से अच्छी पढ़ी है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, पेशेंट को जब आप उस ट्रस्ट के जोन में ले आते हैं ना, तो पेशेंट सारी की सारी जो चीजें हैं सब चीजें आराम से बतलाता है, हमारे केसेस आधे से ज्यादा वहां पे सही हो जाते हैं। तो जितने भी हाँ डेट यंग, बुक दीजिए। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं यही चीज यहाँ पे जितने भी हमारे यंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको आई वुड वांट टू से दिस कि जस्ट बी श्योर व्हाट यू वांट टू डू, और उस पे अपनी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ में कभी भी मत अपना कॉम्प्रोमाइज करना। सिंगल मेडिसिन देनी है, अपना मल्टीपल मेडिसिन पे नहीं जाना है, और उसी मेडिसिन को ढंग से प्रिस्क्राइब करके आप आगे बढ़िए, यू विल गेट रिजल्ट्स एंड यू विल। और उसके बाद मजा आता है, उसके बाद में फिर जब पेशेंट बोलता है ना कि ये तो जादू की तरह सही हो गया, तो फिर हम बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जादूगर ही तो है, होम्योपैथी जादूगर ही तो है। अगर किसी और को कुछ और पूछना है या बोलना है तो ये मोर देन वेलकम। यस सर, यस डॉक्टर सर। जी हाँ मैम। सर, मैं कुछ बोलना चाह रही मम्मी कुछ बोलना चाह रही। हाँ सर, आपने कार्बो भेज दिया, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मैंने सुना आपका। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने बिना उसका टोटलिटी लिए फर्स्ट टाइम में ही कार्बो भेज दिया, वो अच्छा वर्क भी किया। तो क्या मतलब विदाउट टोटलिटी लिए हुए आप उसके बाद उसे फास्फोरस नहीं दे सकते थे? क्योंकि फास्फोरस का भी अच्छा उसमें रोल था। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए द थिंग इज कि जब हमने कार्बोवेज दिया वो बिना टोटालिटी के दिया, क्योंकि हमें उस टाइम पे पेशेंट की जान बचानी थी। मेरे लिए टोटालिटी पेशेंट की जान से ज्यादा जरूरी नहीं, ठीक है ना। मैंने पेशेंट को उस टाइम आराम करने के लिए कार्बोवेज दिया, और ये देखने के लिए दिया कि पेशेंट का जो हमारे बेसिक अपना स्पेसिफिक चीजें हैं वो हमारा जो पेशेंट है मतलब जो स्पेसिफिक है वो उसमें आया। दूसरी चीज डॉक्टर साहब, जब हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मापदंड हैं कि पहले ये ले जाओ। जो पहले फुलफिल होने चाहिए। फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट तो ओबीस है, हाँ यस यस, आपने बताया था पेशेंट फास्फोरस ओबीस की है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पेशेंट कह रहा है कि मेरे को तो डॉक्टर साहब अपना ये जैसे थोड़ा सा गर्म निवाया पानी और ये सारी की सारी चीजें, ये सब चीजें हैं। पूरी चीजें इसीलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि वो पूरा, अगर मैं केस एक ही समझाने में लग जाता तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता दो केसेस को कंप्लीट करना। पर ये पेशेंट फास्फोरस नहीं था। फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती थी, पर कई बार ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा कि सारी चीजें मिल गई, बस थर्मल रह गया यस कि यार ये अगर हॉट नहीं चिली होता तो मैं दे देता, अब ये नहीं दे सकते, कुछ और ढूंढे, है ना। तो वो सब चीजें जब इकट्ठी आती हैं, जब उनका पूरा समन्वय करके समीकरण करके व्हेन वी गिव मेडिसिन, थोड़ी तो सिंगल मेडिसिन थोड़ी इस वजह से मुश्किल है, सारी चीजें देखनी पड़ती है, बाकी सब सही। ठीक है, आई बिल्कुल होप बिल्कुल आपको सही थोड़ा सा है समझ में आया। सर। जी मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आपका आज का टोटल सारा सुना, इसलिए मैंने थैंक यू मेरे वेरी माइंड मच। में फास्फोरस आ नहीं रहा था नहीं इसीलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। सर जी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर अभी शर्मा सर, आप ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए। लास्ट टाइम भी कितनी बार आप आ चुके हैं, और ऐसे ही आइए और अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेलकम मैम। आज के सेशन के लिए। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है। IFPA के भी आप में मैं आपको थैंक्स बोल रही हूँ, और अब हमारा हिंदी इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो अभी हम मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।